हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत गोयल। आप देख रहे हैं जी मास इंडिया। ये है हमारे कोर्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो किस किस तरीके से काम करते हैं, उनके यूज़ क्या हैं, वो पूरे के पूरे रिटेल चेन में या सप्लाई चेन में किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट को रन करते हैं, फैक्ट्री से माल कहाँ पहुंचता है, रिटेलर तक कैसे पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंचता है और अंत में कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने देखे, पूरा प्रोसेस हमने देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है, सेकंड वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। टर्म्स कि किस तरीके से काम करेंगी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, टर्म्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आपकी सेल कैसे इंक्रीज होगी, उसको यूज़ में कैसे लेना है, अलग अलग कौन कौन से टर्म्स के नेम क्या हैं, उनको हम किस तरीके से काम में लेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस सेकंड वीडियो में जानेंगे। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, अब सीधी बात करेंगे हम टर्म्स के बारे में। टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट्स का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसकी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड करना। तो क्लासिफाइड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग रिटेलर्स के सेल्स वॉल्यूम की। मान लीजिए आप किसी भी एरिया में सेल कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट किसी भी एरिया में अवेलेबल है। अब आप सबसे पहले रिटेलर्स के अलग अलग रिटेलर्स का सेल्स वॉल्यूम निकालिए। सेल्स वॉल्यूम निकालने के बाद उसकी कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे? मान लीजिए एक रिटेलर 2000 रुपये का माल सेल कर रहा है, दूसरा रिटेलर 5000 रुपये का माल सेल कर रहा है। किसी भी महीने में 2000 रुपये का, एक दूसरा रिटेलर 5000 रुपये का, तीसरा रिटेलर 10,000 रुपये का सेल कर रहा है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड करेंगे। सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से सारी कैटेगरीज बनाएंगे, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक कैटेगरी को हम उसके अंदर रखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सारी की सारी कैटेगरीज कि कौन कौन से रिटेलर किस मात्रा में सेल कर रहे हैं। अब 2000 रुपये वाला रिटेलर मान लीजिए ई कैटेगरी में आपने रख लिया, या फिर 40,000 रुपये का कोई रिटेलर सेल कर रहा है तो उसे ए कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। अब हो सकता है आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपका, मान लीजिए बिस्किट की काम है आपका या चाय पत्ती का काम है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो हो सकता है एक रिटेलर आपसे 40,000 रुपये महीने का सेल दे रहा है आपको, एक रिटेलर 2000 का ही सेल दे रहा है। तो इस तरीके से हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपकी सेल के लिए क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि कौन सा रिटेलर हमें ज़्यादा सेल दे रहा है। अब घोड़े और गधे सारे एक बराबर तो करने से रहे, तो हम घोड़ों को अलग डिवाइड करेंगे, गधों को अलग डिवाइड करेंगे। हालांकि इसमें मैं जो वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ आप उस पर मत जाइएगा कि कोई भी जो भी सेल दे रहा है वो तो आपके लिए घोड़ा ही होगा, गधा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी सभी रिटेलर्स एक बराबर नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2000 रुपये का जो सेल दे रहा है हमें उस पर कितना जोर लगाने की ज़रूरत है, उसे कितना प्रमोट करने की ज़रूरत है। 40,000 रुपये जो सेल दे रहा है उसे कितना प्रमोशन की ज़रूरत है। अब जो 2000 रुपये वाला जो सेल दे रहा है हम उसे 40,000 वाले से कंपेयर करें तो बिल्कुल ही गलत है। तो 2000 रुपये वाला जो सेल दे रहा है उसे किस तरीके से प्रमोट किया जाए कि वो अगली बार आपको 3000 रुपये की सेल दे, उसे किस प्रकार से प्रमोट किया जाए वो 5000 रुपये की सेल दी जाए। हो सकता है वो छोटा रिटेलर है, हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट पे कम ध्यान दे रहा है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें पता रहे कि 40,000 रुपये वाला जो सेल दे रहा है उसे किस तरीके से हमें प्रमोट करना है, उसे किस तरीके से हमें किस नज़रिए से देखना है और 2000 रुपये वाले को किस नज़रिए से देखना है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप दूसरी कंपनी से जब कंपेयर अपने प्रोडक्ट को करते हैं तो हो सकता है उनके लिए जो ई कैटेगरी है वो आपके लिए ए कैटेगरी हो सकता है उनकी सेल एक रिटेलर 1 लाख रुपए की दे रहा है तो वो उन्हें ई कैटेगरी में रखते हो और आप 2000 वाले को ई कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की सेल्स और आपके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अलग अलग है। तो दूसरों से कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप लोग नज़र रखिए कि आपका सेल्स वॉल्यूम और उनके सेल्स वॉल्यूम में क्या डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट्स में हम रिटेलर्स को उनकी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं ताकि हमें समय समय पर पता लगता रहे कि कौन से कैटेगरी से कितनी सेल आ रही है और किस कैटेगरी को हमें किस तरीके से प्रमोट करना है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट। नेक्स्ट में हम समझेंगे न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन।
वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। ये चीज़ हमें अभी जस्ट नेक्स्ट हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी शहर में, मान लीजिए जयपुर शहर ले लेते हैं हम। अब जयपुर शहर में मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के लायक या आपके प्रोडक्ट के लायक 6000 काउंटर हैं आपके लिए, लेकिन आपकी पहुंच अब 3000 काउंटर तक है, या कोई भी हम इसका पूरा डेटा निकालेंगे कि 6000 दुकानें। इसका एनालिसिस भी हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करनी है या आपको कैसे असेसमेंट करना है कि आपका प्रोडक्ट कितनी दुकानों पे या कितने काउंटर पे अवेलेबल हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कि जयपुर शहर के अंदर मान लीजिए 6000 दुकानों पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता था, लेकिन आपका प्रोडक्ट 3000 दुकानों पे या 3000 काउंटर्स पे अवेलेबल है। तो 3000 काउंटर्स का मतलब हुआ कि 50% हमने एरिया कवर किया है। ज़्यादा दुकानें तो हम, बहुत सारी दुकानें हो सकती है किसी भी एरिया में, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के लायक कितनी है जहां हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है या जहां से हमारा प्रोडक्ट अब सेल हो सकता है। अब कोई भी हेयर ऑयल है वो आपकी किराना की दुकानें ही बेचेगी, कोई चाय की थड़ी पे तो आपका हेयर ऑयल का प्रोडक्ट है या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, वो चाय की थड़ी के ऊपर तो बिकेगा नहीं, वो बिकेगा आपका या तो मेडिकल शॉप में बिकेगा या आपका किराना की शॉप में बिकेगा। तो हम किराना के काउंटर्स देखते हैं, 6000 काउंटर्स हमने सेट किए हुए हैं, लेकिन उनमें से हमारे 3000 काउंटर्स के ऊपर हमारी पकड़ है। तो आपका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 6000 काउंटर्स में से 3000 दुकानों पे हमारी सेल आ रही है, जो कि हमारे रिटेलर जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन 50% हुआ। इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना स्प्रेड कर रहा है, कितने दुकानदार आपके अंडर में हैं, कितने दुकानदार आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये ही सिर्फ न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में हमें पूरा एनालिसिस पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बढ़ाएंगे हम, ये सारे काउंटर्स पे किस प्रकार अवेलेबल हो सकता है। वैसे तो हमारा टारगेट 100% का होना चाहिए, लेकिन फिर भी 70-80% के लगभग भी आइडल न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट 3000 से 6000 दुकानों में से 3000 पे अवेलेबल है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट 70% दुकानों पे अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए आज का असाइनमेंट भी है ये। आप लोग अपने प्रोडक्ट को निकालिए, आप लोग अपने प्रोडक्ट को देखिए कि किसी भी शहर में हम लोग सेल कर रहे हैं तो कितने काउंटर्स, टोटल मार्केट साइज कितना है, उसमें प्रोडक्ट्स हमारे कितने काउंटर पे अवेलेबल है, उसे बढ़ाइए आप लोग। ये आप लोगों का आज का असाइनमेंट है। आप लोग पूरा का पूरा रिसर्च करिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, किस कैटेगरी का है, कौन सा FMCG प्रोडक्ट है या कौन सा मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, वो कितने काउंटर से अवेलेबल है और हमारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आज की तारीख में। आप लोग नज़र रखिए इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जानेंगे हम वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने पता तो लगा लिया कि हमारी प्रोडक्ट कितनी दुकानों में अवेलेबल है या कितनी मार्केट साइज कितना है, उनमें से कितने काउंटर हमने पकड़ लिए हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा जो सेल्स पर्सन मार्केट में जा रहा है उसकी वो सेल कितनी लेके आ रहा है। ये चीज़ हमें पता लगती है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी भी मार्केट में 10 दुकानें आप कवर कर रहे हैं, 10 दुकानों पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है या है। अब हमने इसके लिए 3 सेल्स पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने एक सेल्स पर्सन को कहा कि आप 8 दुकानें कवर करते हैं, या हमें टारगेट तो हम 10 का ही देंगे। मान लीजिए वो 8 दुकानों की कवरेज आपको ला के देता है, तो उसका 10 में से 8 दुकानों पे कवर है, तो उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? ऑब्वियसली उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने पहले देखा था कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन उसका 80% हुआ। 10 में से 8 दुकानों की कवरेज के कारण उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो 80% हो गया है। लेकिन मार्केट साइज हमारा 100 बॉक्सेज का है, 10 दुकानों पे 100 बॉक्सेज हमारे सेल हो सकते हैं। उसमें से मान लीजिए वो 60 बॉक्सेज की सेल आपकी लेके आ रहा है, तो उसका वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से हमारा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 80% था, लेकिन 100 में से 60 बॉक्सेज की सेल ये सेल पर्सन लेके आ रहा है, तो हमारा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 60%। अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में वो सेल्समैन उन्हीं 10 दुकानों पे कवरेज मान लीजिए देता है और 10 में से 8 दुकानों की कवरेज वो कर रहा है, तो उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर से 80% हुआ। लेकिन मान लीजिए ये ही सेल्स पर्सन आपका 70 बॉक्सेज की सेल लेके आता है, तो आपका वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन 70% लेके आया। पहले वाला जो
था वो हमारा 60 बॉक्सेज की सेल लेके आ रहा है तो 60% हुआ। ये वाला हमारा 70 बॉक्सेज की सेल लेके आ रहा है तो 70% वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तीसरी सिचुएशन में हमने थर्ड पर्सन को 10 दुकानों पे भेजा, तो मान लीजिए वो 10 दुकानों में से वो भी 8 दुकानों की कवरेज लेके आया, तो उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन भी 80% हुआ। लेकिन मान लीजिए उसने 65 बॉक्सेज की आपको सेल दी तो उसका वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन 65% हुआ। 3 सिचुएशन हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखी, तीनों में न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो 8 दुकानों की कवरेज के कारण 80% हुआ, लेकिन फर्स्ट एग्जीक्यूटिव का 60% आया, सेकंड एग्जीक्यूटिव का 70% आया और थर्ड एग्जीक्यूटिव का 65% आया। तो मतलब दोनों न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस भी यही है कि वो तो दुकानों की अवेलेबिलिटी या आपने कितने काउंटर कैप्चर कर रखे हैं, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो उससे कैलकुलेट होगा, लेकिन वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट होता है वो सेल्स वॉल्यूम से कैलकुलेट होता है। अब हमने इसके बारे में पूरा सुन तो लिया, जान तो लिया, लेकिन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, कितनी छोटी सी टर्म है और कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे हमें पता लगता है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता लगता है कि तीनों परिस्थितियों में सेल्स एग्जीक्यूटिव 10 में से 8 दुकानों पे जा रहे हैं, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन 80% का वो कवर भी कर रहे हैं, लेकिन तीनों परिस्थितियों में तीनों एग्जीक्यूटिव की या सेल्स पर्सन की सेल में कितना डिफरेंस है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव 60 की सेल लेके आता है, एक एग्जीक्यूटिव 70 की सेल लेके आ रहा है, एक हो सकता है 90 की सेल लेके आता हो। ये सारी की सारी सिचुएशन में डिफरेंस कितना है, ये हमें कैलकुलेशन हमारी हुई वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें पता लगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव किस तरीके से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो हमें पता लगाना चाहिए कि कौन से सेल्स एग्जीक्यूटिव कम सेल लेके आ रहा है, कौन सा ज़्यादा सेल लेके आ रहा है। जो कम सेल लेके आ रहा है उस पर क्या चीज़ की कमी रह रही है कि कम सेल लेके आ रहा है। हो सकता है उसमें मोटिवेशन की कमी हो सकता है उसे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव को देख के हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि भाई तू ट्रेनिंग ले इससे, या इसकी बॉडी लैंग्वेज देख, जो आगे रिटेलर बैठा है उससे मिलना किस तरीके से है, प्रोडक्ट को किस तरीके से उसके सामने पेश करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगती है कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या कमी है या किस तरीके से वो और अच्छा काम कर सकते हैं। ये वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगता है। तो आप अपने प्रोडक्ट का वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पता करिए, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन पता करिए। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली पता करना चाहिए क्योंकि केवल हमें तो मतलब है सेल से, चाहे कितनी भी कवरेज आ रही है, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जितनी सेल अच्छी होगी, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं हम, तो सेल इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट का वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिए। आप देखिए कि कौन कौन से सेल्स एग्जीक्यूटिव अच्छी सेल ला सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से कैसे ट्रेन किया जा सकता है। तो हमने 2 टर्म जान ली है, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक इम्पोर्टेंट जो अगली टर्म हम अभी जस्ट देखने वाले हैं वो है DPL, डीलर पर लैक। उसके बारे में हम जानेंगे, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिएगा, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे DPL के बारे में, डीलर पर लैक के बारे में। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की शुरुआत करती है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की शुरुआत करती है, तो वो एक बेंचमार्क सेट करती है कि हमारे प्रोडक्ट का DPL यानी डीलर पर लैक कितना होना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर या ITC का देखते हैं तो उनका लगभग 350 के लगभग उनका डीलर पर लैक है। डीलर का मतलब डायरेक्ट जो कंज्यूमर को सेल कर रहा है उससे है, यानी कि रिटेलर। आप इसको RPL मत कर दीजिएगा, लेकिन टर्म का नाम सीधा सा DPL है तो इसे DPL ही लेंगे हम। डीलर पर लैक जो डायरेक्ट रिटेलर से टच में है, डायरेक्ट रिटेलर से वो डील कर रहा है, तो उसे डीलर पर लैक कहेंगे। यानी कि 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर हमने कितने रिटेलर सेट करने हैं। 1 लाख की पॉपुलेशन किसी भी एरिया की है तो उसके ऊपर कितने रिटेलर हम बनाएंगे जो कि डायरेक्ट कस्टमर के टच में होंगे। मान लीजिए हमने DPL अपना सेट किया 24 का, 24 का हमने DPL सेट किया, तो 1 लाख की पॉपुलेशन पे DPL कितना हुआ, 24 का हुआ। यानी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का या हमारे प्रोडक्ट के लिए DPL कितना हुआ, 24 का। अब किसी भी एरिया में हम लोग जाते हैं, मान लीजिए जयपुर शहर हम लेते हैं या कोई भी शहर लेते हैं, उसकी आबादी मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन 10 लाख पॉपुलेशन उसकी है आज के समय में, तो 1 लाख लोगों पे हमारा DPL कितना था, 24 का था। तो 10 लाख की आबादी पे कितना होना चाहिए, 240। यानी कि 10 लाख की आबादी पे हम 240 लोगों को कवर करेंगे या 240 रिटेलर्स को कवर करेंगे। अब 10 लाख की पॉपुलेशन पे 240 रिटेलर्स को तो हमने कवर कर लिया है। अब इससे देखिए 2 चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी कनेक्टेड हैं। एक तो DPL
और दूसरी न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब 10 लाख की पॉपुलेशन पे आपने 240 रिटेलर्स को कवर किया है, तो 10 लाख की पॉपुलेशन का आप मार्केट साइज देखिए कि वहाँ रिटेलर्स कितने काउंटर हम कैप्चर कर सकते हैं। उसमें से हमने 240 ही काउंटर कैप्चर किए, तो इससे आपका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। इससे आपको पता लगेगा आपका डीपीएल अच्छी स्थिति में है या नहीं है, हमें डीपीएल को इंक्रीज करना चाहिए। अब डीपीएल मान लीजिए आप 50 का रखते हैं, तो आज के समय में आपके 10 लाख की पॉपुलेशन पे 500 दुकानों की कवरेज होती। तो इस तरीके से न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बहुत यूजफुल है। डीपीएल के टाइम में डीपीएल हम कैलकुलेट करते हैं, डीपीएल को इंक्रीज करते हैं तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, और न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करते हैं तो हमारा डीपीएल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से डीपीएल काम कर रहा है। सबसे पहले हमने बेंचमार्क सेट किया कि हमारा 24 डीपीएल होना चाहिए, यानी कि 1 लाख की पॉपुलेशन पे हम 24 रिटेलर्स को कवर करेंगे। तो इस तरीके से 10 लाख की पॉपुलेशन पे हमने 240 दुकानों का वो सेट किया बेंचमार्क कि हम जयपुर में आ जा रहे हैं, हमारा डीलर पर लाख पहले से 24 है, तो हमारा जयपुर के अंदर 240 दुकानों का सेट होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कोई भी दूसरा शहर, मान लें कानपुर हम लोगों ने देखा, तो वहाँ की पॉपुलेशन हम लोग मानते हैं कि 10 लाख उसकी पॉपुलेशन या 5 लाख उसकी पॉपुलेशन है। तो आज 5 लाख अगर 10 लाख या 5 लाख मान लीजिए हम लोग कानपुर की पॉपुलेशन मानते हैं, तो 24 हमारे डीपीएल के हिसाब से वहाँ पे 120 दुकानों की हमें कवरेज करनी है। तो ये डीपीएल कैलकुलेट हुआ। इसी प्रकार से हम न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देंगे और डीपीएल को बढ़ाने पे भी ध्यान देंगे, तो जिससे हमारे बेंचमार्क सेट होंगे। और ये पैरामीटर इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि आप लोगों की इसी से सेल इंक्रीज हो सकती है। आप डीपीएल पे पूरा फोकस करेंगे तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। तो अभी हम लोगों ने डीपीएल के बारे में जान लिया है। इससे पहले हमने न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटलेट और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जाना था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम जानेंगे, वो है पीडीओ या थ्रूपुट। पर डीलर ऑफटेक किस तरीके से काम करता है, ये अगली टर्म है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब पीडीओ का क्या मतलब है? पीडीओ का मतलब है पर डीलर ऑफटेक, यानी कि एक डीलर या एक रिटेलर हमें एवरेज कितनी सेल दे रहा है। पर्टिकुलर किसी भी रिटेलर को हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उस एरिया में हमारा प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना है या टोटल सेल कितनी है। मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम की 20 लाख रुपए की सेल आप सेल्स पर्सन के थ्रू आ रही है, और वहाँ पे उस 20 लाख की सेल में 2000 रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो अब 2000 रिटेलर्स के कंट्रीब्यूशन के बावजूद 20 लाख रुपए की सेल आ रही है, तो पर रिटेलर आपको कितनी सेल मिल रही है? 1000 रुपए की। ये 1000 रुपए आपका पीडीओ है, पर डीलर ऑफटेक, या थ्रूपुट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 1000 रुपए के पीडीओ पे 20 लाख रुपए की सेल कवर कर रहे हैं हम, तो 2000 रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन हुआ और 1000 रुपए का पीडीओ कैलकुलेट होता है। अब देखिए, है तो छोटी सी टर्म की एवरेज निकाल लिया और पीडीओ कैलकुलेट हो गया, लेकिन किस तरीके से काम कर रहा है आप ये देखिए। आज आप बेंचमार्क सेट करते हैं, मान लीजिए कि हमारा पीडीओ 1200 रुपये होना चाहिए, यानी कि पर डीलर ऑफटेक हमारा 1200 होगा, तो हमारी सेल आज के समय में कितनी होनी चाहिए? 20 लाख की सेल है और पीडीओ हमने कैलकुलेट किया है 1200 का, और 2000 रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन है, तो 20 लाख से सेल इंक्रीज होकर हमारी 24 लाख तक पहुंचनी चाहिए। तो पीडीओ आपको पूरा मजबूर करता है कि हमारा आज के टाइम में 2000 रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद हमारा पीडीओ अगर 1200 रुपये का बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं, तो हमारी सेल 24 लाख रुपए की होनी चाहिए। दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि हमारी सेल का हम टारगेट सेट कर रहे हैं अगर 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का टोटल सेल का हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं और 2000 रिटेलर्स हम देख रहे हैं, तो हमारा पीडीओ कितना आ रहा है आप देखिए। अब दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं कि मार्केट में पीडीओ किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कोई भी शहर में हम गए, वहाँ हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट साइज 5000 दुकानों का है कि भाई 5000 काउंटर हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास 2000 काउंटर्स वहाँ पे हम कवर करते हैं, तो हमारा वहाँ पे न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन 40% हुआ। मतलब 5000 दुकानों में से 2000, तो 40% का न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 3000 दुकानों का होना चाहिए, मतलब 1000 दुकानें हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, तो हमारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन 20% बढ़ के 60% तक पहुँच गया। अब 60% न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ गया, लेकिन हमारा पर डीलर ऑफटेक भी यहाँ ऊपर नीचे होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी 2000 दुकानों से हम 20 लाख रुपए की सेल ले रहे थे, तो हमारा पर डीलर ऑफटेक कितना था? 1000 का था, यानी कि 2000 कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे रिटेलर्स का और 20 लाख रुपए की टोटल सेल है, तो हमारा पीडीओ वहाँ 1000 रुपये का था। अब हमने
1000 दुकानें और बढ़ा ली। कोई ज़रूरी नहीं है शुरुआत में आपके पास में ये पीडीओ यहाँ पर पूरा कवर होगा। जैसे कि 1000 का पीडीओ था हमारे 2000 दुकानों में, तो 1000 जो एडिशनल नई दुकानें ऐड की है उनमें भी 1000 रुपये का हमारा थ्रूपुट या पीडीओ होगा। लेकिन फिर भी अगर 500 भी हमारा यहाँ पे पर डीलर ऑफ टेक हम लोग मेंटेन करते हैं तो 5 लाख रुपए की 1000 एडिशनल रिटेलर्स हमने ऐड किए हैं और 500 रुपए का टोटल पीडीओ हमने मेंटेन किया, तो 5 लाख रुपए की एडिशनल सेल हम यहाँ से कवर करेंगे। यानी कि अब की बार 3000 दुकानदारों पे, 2000 दुकानों पे तो आपके पहले से 20 लाख है, नए 1000 दुकानों पे 5 लाख रुपए की सेल और मेंटेन की, आपने टारगेट सेट किया, तो उसके हिसाब से आपकी सेल अब 3000 दुकानों पे 25 लाख रुपए की पहुंच गई है। तो यहाँ पीडीओ आपका डाउन आ जाएगा। अब एडिशनल 1000 दुकानों को इंक्रीज करने से हमारी 5 लाख की सेल इंक्रीज हुई है, यानी कि 20 लाख से 25 लाख तक हम पहुंच गए हैं। तो अब 3000 रिटेलर्स के ऊपर हमारी 25 लाख की सेल आ रही है, तो हमारा पीडीओ 1000 से घटकर 833 या 834 रुपए तक आ जाएगा। तो पीडीओ किस तरीके से काम कर रहा है आप लोग देखिए। पहले 1000 था, अब 1000 को हम मेंटेन करते हैं तो हमारी सेल 30 लाख रुपए होनी चाहिए, और आज के समय में हमारी सेल 25 लाख रुपए है। यानी पीडीओ से हमें पूरा नॉलेज मिल रहा है, डेटा मिल रहा है कि हम मार्केट में किस स्थिति में हैं, किस सिचुएशन में हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमें किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो पीडीओ की टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरे तरीके से इसे समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये तो था हमारा पीडीओ। अब हम जो नेक्स्ट टर्म है एसकेयू और रेंज सेलिंग, उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पीडीओ कैलकुलेट करते होंगे आप भी अपने प्रोडक्ट का, और किसी भी प्रोडक्ट को मजबूत करने के लिए पीडीओ बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अभी हम लोगों ने बात की है पीडीओ की, पर डीलर ऑफ टेक की। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि है एसकेयू और रेंज सेलिंग। एसकेयू की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि पर प्रोडक्ट की आपके पास कितनी वैरायटी है, किस किस फ्रेग्रेंस में अवेलेबल है, किस फ्लेवर में अवेलेबल है, या कौन कौन से प्रोडक्ट के कितने कितने वेरिएंट है, किन किन अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल है, ये सारे की सारी चीज़ें आपके एसकेयू में कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी कोई बिस्किट सेलिंग का काम करती है, आपका प्रोडक्ट बिस्किट है। अब बिस्किट के अंदर आप मीठे बिस्किट बेचते हैं और नमकीन बिस्किट बेचते हैं, तो ये 2 एसकेयू हो गए। अब मीठे के अंदर आपके पास 4 वेरिएंट है। मान लीजिए आप क्रीम बिस्किट बेचते हैं, तो क्रीम बिस्किट का एक अलग एसकेयू कैलकुलेट हो गया। अब क्रीम बिस्किट के अंदर चॉकलेट बिस्किट है, तो ये एक एसकेयू और हो गया। उसके अंदर ऑरेंज बिस्किट है, तो फिर एक और एसकेयू इसके अंदर ऐड हो गया। एक इलायची फ्लेवर का बिस्किट इसके अंदर और अवेलेबल है आपके पास में, या आप सेल करते हो, तो आपके लिए एक और एसकेयू ऐड हो गया। अब इसी प्रकार से 5 रुपये का एक बिस्किट जिसकी वैरायटी 5 रुपये में आपने अवेलेबल करवाते हो, एक एसकेयू 5 रुपये के अंदर आ गया। 10 रुपये का कोई एसकेयू अवेलेबल है, तो वो एक और एसकेयू ऐड हो गया। इस तरीके से जितने जितने आपके पास वेरिएंट हैं अलग अलग, जितनी फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल है, जितने फ्लेवर अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट के, ये सारे के सारे अलग अलग रूप में एसकेयू मेंटेन करते हैं। रेंज सेलिंग भी यही होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी रेंज या कितनी वैरायटी आपके प्रोडक्ट के मार्केट में अवेलेबल है या आप प्रोडक्शन करते हो, तो ये होती है एसकेयू और रेंज सेलिंग। अब पीडीओ की बात हमने जस्ट अभी की थी। अब पीडीओ के अंदर और एसकेयू ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, तो देखिए बिजनेस बढ़ाने के, सेल बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाइए, या किसी भी रिटेलर के पास में आपका पीडीओ जो होता है उसको आप इंक्रीज कीजिए। मान लीजिए किसी भी रिटेलर के अगर आपका पीडीओ आज के समय में 1000 रुपये का है, आप इसे 1500 रुपये करते हैं, तो आपका ये पीडीओ आप वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, ना कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, दुकानों की संख्या बढ़ाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप पीडीओ के अंदर क्या करते हैं, पर डीलर ऑफ टेक, यानी कि हर दुकान की आप सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एसकेयू और रेंज सेलिंग के अंदर हम यही करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जितनी भी रेंज अभी तक हम प्रोडक्शन करते हैं या मार्केट में अवेलेबल है, वो हर डीलर के पास में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बेचने में सक्सेसफुल हो सकेगा। अब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो डेफिनेटली आपका पीडीओ भी इंक्रीज होगा, और साथ में आपका सेल भी बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा आपकी कंपनी का। और दूसरा तरीका है न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें कैप्चर करें और अपनी सेल को भी इंक्रीज करें। तो आज के एसकेयू और रेंज सेलिंग में हम यही बात करेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, सारी की सारी टर्म्स के बारे में एक एक करके अच्छी तरीके से जान लिया है।
डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में इन सारी टर्म्स को। कंपोनेंट्स पे पहले हमने बात की थी, वो पूरा ध्यान रखिएगा आप। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, जो कि रियलिटी में यही वर्क करती हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके से यूज लिए जाएंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है। आप यूज करेंगे, डेफिनेटली आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। मैं आपको बहुत बहुत इसकी शुभकामना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स को देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, आपको पूरा ज्ञान होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके से काम करता है। अब इस कोर्स का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और साथ में अंतिम वीडियो बच गया है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसी भी सेल्स पर्सन को अपॉइंट करने के बाद में उसे किस तरीके से टारगेट दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या गुण होने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट में सूटेबल हों। और इसके अलावा बात करेंगे हम मार्केट पोटेंशियल की, आपके प्रोडक्ट के मार्केट साइज को कैलकुलेट करने की, स्पैन ऑफ कंट्रोल की, एरिया ऑफ चिंता का कौन सा एरिया है, इन्फ्लुएंस एरिया कौन सा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोर्स आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।